कल तेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था ना कृतिका? यस सर। आज भी वो मुझे बता दियो, ठीक है? चलो, फंगस कर रहे थे हम लोग, राइट? तो किंगडम फंगस का ये वाला पॉइंट कर लिया था। किसी को कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नो मैम। नहीं? गुड इवनिंग मैम। हेमराज, गुड इवनिंग। फॉर्म भर दिया? यस मैम, भर दिया। भर दिया? कंफर्मेशन पेज भेजा? नो मैम। भेज दे यार। मैम भेज दूंगा। मेरे को भेज दियो, ठीक है? ठीक है, स्टूडेंट आईडी के साथ भेज दियो, मतलब टाइप कर दियो स्टूडेंट आईडी और पेज भेज दियो। चलो, तो फंगस का ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? नहीं? चलो, तो फंगस में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हमने कैसे इसको याद किया था कि जी से ज़ाइगोमाइसीट, फिर ए बी एंड देन वी गो टू डी, है ना? डिट्रोसोम। तो हमने ये तो बिल्कुल इसको, इस पे अभी ध्यान ही नहीं देना। अब हम चलेंगे एस्कोमाइसीट्स की तरफ, राइट? फाइकोमाइसीट्स या ज़ाइगोमाइसीट्स सबको क्लियर था? किसी को कोई डाउट हुआ इसमें? क्लियर था ना? सिर्फ इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो थोड़ा डिफरेंट था। एस्कोमाइसीट्स पढ़ ले आज फिर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो बेटा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत सच में आज खराब है, लेकिन मैं एनसीईआरटी खत्म करके भेजना चाहती हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारे चैप्टर डन। ऊपर से तुम्हें प्लांट किंगडम की मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी क्योंकि मैंने पढ़ा रखा था उसका। सीधा हम एक बार फ्लो एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो जल्दी हो जाएगा। ये चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि मैंने तब पढ़ाया नहीं था, राइट? तो तुम्हें वो पेज मिल गया ना जहाँ मैंने तुम्हें सिलेबस का भेजा है, कि तुम वहाँ पे लिख सकते हो तुम्हारा कैसे प्रिपेयर हुआ है। नीच यस गुरप्रीत मैम, मिल हेमराज। गया। यस मैम। तो अंगूठा कौन लगाएगा? भाई अंगूठा लगा दिया करो, मुझे पता चलता है कितने लोगों ने देखा है, ठीक है? अंगूठा लगा देना उस पर। तो वो पेज प्रिंट आउट करा लो, और उसके उस पे जो लिखे है ना टॉपिक, तुमने जो छोड़ने हैं ठीक है उसको काट दो, लेकिन बाकी जगह लिख लो कि कितनी बार रिवीजन हुई है और कहाँ पहुंची हो। तुमको सच में बताएंगे कि तुम्हारे हालात का है। ऐसे रैंडमली मत पढ़ना, रैंडमली पढ़ के कहीं नहीं कोई पहुंचता। आपको फिगर आउट करना पड़ता है कितना हुआ और कितना रहता है, समझ रहे हो? बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास अभी भी इतना टाइम है कि तुम नीट आराम से क्रैक कर सकते हो विद गुड रैंक्स एक्चुअल में, राइट? लेकिन तुमको उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना है। तो कृतिका, हेमराज, गुरप्रीत, तनीश, मेक श्योर आप लोग ये करके आओ, राइट? उसका प्रिंट आउट निकाल लो, एक प्रिंट आउट बहुत है, ओके? ये मैम। यस मैम। और तुमको कोई भी दिक्कत है लेट मी नो नाउ। एस्कोमाइसीट्स को कैसे याद करना है हमने? एस्कस। एस्कस का क्या मतलब होता है? इट्स जस्ट लाइक बोरी। बोरी देखी है तुमने, जिसमें आटा चावल आता है? देखा है बोरी? ये मैम। आलू वाली बोरी भी होती है मैम है ना? छोटे होते तो कहते थे ना बच्चों को उठा के ले जाते हैं उसमें, ऐसा तुमने सुना है पहाड़ों में? ये हमें यस भी मैम। कहते थे, हम नानी घर जाते थे तो बोलते थे वो वहाँ पे ना सामने वाली पहाड़ी पे नहीं जाना, वहाँ बच्चों को उठा के ले जाते हैं। और वहाँ से कोई भी जाता हुआ दिखता था ना तो यही बोलते थे, लेकर जा रहे हैं। हमें मेरे को ऐसे ही डराते थे ताकि मैं इधर उधर भाग ना जाऊँ। एनीवेज मैं वैसे भी जाती थी, मुझे डर लगता था बंदरों से, पता करो। तो ये वही है, ऑल्सो नोन है सैक फंजाई, ठीक है? सैक माने बोरी। आवाज ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है? तो सैक फंजाई एस्कोमाइसीट्स को बोलते हैं। तुमको कैसे याद रहेगा? एस्कस से। एस्कस से सैक याद रख लेना, सैक से बोरी वाला किस्सा याद रख लेना, पहाड़ों में बोरियां तो हमने सुनी है। तो एस्कोमाइसीट्स आर कॉमनली मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है? पेनिसिलियम, और जैसे मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, तो ये पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। और रेयरली ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी कि यीस्ट। तो पेनिसिलियम किसके लिए यूज हुआ था? टू मेक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, है ना? पहली एंटीबायोटिक बनी थी यहाँ से। और यीस्ट टू मेक बेवरेजेस एंड ब्रेड। यानी कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी है, वो एस्कोमाइसीट्स थी, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कैसे होते हैं नेचर में? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब अब तो हमें याद हो गया आई गेस। सेप्रोफिटिक मतलब फीड करते हैं मैम, फीड ऑन डेड डाइजेशन मैटर। डेड पे। होता है। डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोज करते हैं ये डेड रिमेनिंग्स को। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस कुछ तुम पढ़ोगे इकोलॉजी में। कोप्रोफिलस का मतलब है जो डंग के ऊपर घूमते हैं, मतलब जो डंग होता है ना फीसिस, उस पे खाते हैं, ठीक है? कोप्रो डंग मतलब फीसिस, ओके? तो ये किसी भी नेचर के हो सकते हैं। देखो ना इतने वास्ट है ये, देख रहे हो तुम? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी जा रहे हैं एज ए पैरासाइट, और नॉन लिविंग को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज पे लगे हैं। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। अब मैंने तुमको क्या बताया था? पीछे ही बताया था,
कि जाइगोमाइसीट को छोड़ के बाकी जितने हैं सब में माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। बोला था ना ऐसे, सिर्फ इसमें ए ब्रांच था और ए सेप्टेट था, राइट? थोड़ा सा याद आया ये वाला? यस मैम। अब देखो ब्रांच कैसे होगा, ब्रांच का मतलब है ये देख, ये जा रहा है ना एक ऊपर, एक को हम क्या बुलाते हैं, मैम हाइफी। 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 अब इसको ऐसे बना ले, ब्रांच्ड दिख रहा है, ब्रांच्ड, तो ये ब्रांच्ड हो गया। तो और पूरे सारे के ग्रुप को क्या बुलाएंगे, हाइफी के ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, माइसीलियम। 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 तो देखो ये ब्रांच्ड है और कैसा होगा, सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है, मैं दिखाऊंगी, साइटोप्लाज्म अलग अलग है, न्यूक्लियस अलग अलग साइटोप्लाज्म में बचा है, राइट? डिफरेंट सेल्स में डिवाइडेड है, करेक्ट? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो जहां पर ये लाइन लिखी है ना, that these are branch and septate, उसके साथ एक छोटू सा डायग्राम बना लो, तुमको वहीं क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट? हेलो संजना, बेटा फॉर्म भरा नीट का? नो मैम, कब भरेगी? मैम कल भर दूँ। कंफर्मेशन पेज भेज दियो, ठीक है? कोई जरूरत चाहिए, मदद चाहिए होगी, मुझे कॉल कर लेना, ओके? यस मैम। Now, the asexual spores are conidia produced exogenously on special mycelium called conidiophore. देखो ये कह रहा है, ये जितने सारे माइसीलियम है ना, इसमें से कोई एक स्पेशल माइसीलियम है, उस माइसीलियम को मैं अलग नाम से बुलाऊंगी, विच इज नोन एज कोनिडियोफोर, और उसके ऊपर लगेंगे स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स। हमने पढ़ा ना फंगस में सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल स्पोर्स लगेंगे, उनको हम बनाएंगे कॉनिडिया, और वो एक्सोजीनसली लगेंगे, मतलब बाहर की तरफ लगेंगे। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? ये देखो, ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन से वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा एस्कोमाइसीट। ग्रुप? एस्कोमाइसीट्स, है ना? अरे मेरे को फिर एक बार पहले जाइगोमाइसीट्स का बताना है, रिप्रोडक्शन में क्या याद है तुम्हें? सेक्श एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज याद है, क्या होता था? बिना पढ़े आ रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा। एसेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन, मोटाइल। हाँ, क्या होते हैं? जूस्पोर्स मोटाइल। माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस नहीं होती उनमें। हाँ, एमोटाइल भी होते हैं, देख, नॉन मोटाइल वाले भी हैं, और ये जूस्पोर होते हैं मोटाइल वाले, है ना बेटा? दोनों स्पोर्स बनते हैं उसमें, और वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है, क्या बुलाते हैं हम उसको? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वर्ड है, वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? और माइटोसिस होती है इनमें, क्योंकि मेन फंगस की प्लांट बॉडी कैसी होती है, फंगस की बॉडी कैसी होती है? एन। यस, तो ये माइटोसिस से स्पोर बनते हैं, ठीक है? अब इधर आओ, अब हम आए एस्कोमाइसीट। तो एस्कोमाइसीट में क्या कहा इन्होंने, कहा ये पूरा का पूरा था बढ़िया, कोई चक्कर नहीं है, ये हमारा एस्कोमाइसीट है। ये इसके पास कैसे वाले माइसीलियम है, ये ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है? ब्रांच सेप्टेट। ब्रांच। ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है। उसमें से कोई एक है जो डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वो कहता है मैं स्पोर्स बियर करूंगा। तो एक हाइफी जो डेवलप हो गया, जो स्पोर बियर करेगा, उस हाइफी को हम क्या बुलाते हैं? कोनिडियोफोर। तो लिख लो इसे, अ हाइफी दैट विल बियर एसेक्सुअल स्पोर्स। इस हाइफी को नया नाम देंगे, हम इसे बोलेंगे कोनिडियोफोर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो एसेक्सुअल स्पोर्स लगे हैं, बाहर की तरफ लगे हैं एक्सोजीनियसली, इनको हम बुलाते हैं कोनिडिया। तो हर एक स्पोर को कोनिडिया बुलाते हैं, और जिस हाइफी के ऊपर ये कोनिडिया लगे हैं उसे कोनिडियोफोर बुलाते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई, समझ आया? यस मैम। देख बेटा, सबसे पहला ग्रुप कौन सा था फंगस का, बता बेटा? फाइकोमाइस्टीस या जाइगोमेटिस। जाइगो वाला। जाइगोमाइसिस में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने सेक्सुअल पढ़ा, करेक्ट? उसके बाद हम एक तरफ अब जो कर रहे हैं वो एस्कोमाइसीट्स कर रहे हैं, इसमें भी असेक्सुअल पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सेक्सुअल पढ़ेंगे, ठीक है? जब उसमें असेक्सुअल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक हाइफी ऐसे गोलू सा हो जाता है, ठीक है? इसको हम बुलाते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजीनस एंडोजीनस। स्पोर्स, है ना?
इसके केस में क्या हुआ, एस्कोमाइसीट में ये कह रहे हैं जो हाइफी है उसके ऊपर स्पोर्स बाहर की तरफ से लगे हैं, तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे, Exogenous. एक्सोजीनस। Exogenous. एक्सोजीनस, हाँ स्पोर्स, ठीक है। और इनका स्पेशल नाम भी है कोनिडिया। और जिस हाइफी पे ये लगे हैं, सब हाइफी पे नहीं लगेंगे, किसी पे लगेंगे, जिस हाइफी पे ये लगे हैं उस हाइफी को क्या बुलाएंगे, कोनिडियो 4। अब थोड़ा समझ आया, Yeah, ma'am. थोड़ा सा कंपेयर करके ऐसे समझ आते हो, क्योंकि इतनी सारी टर्म है ना, कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। तो जब कंफ्यूजन हो previous कोई slide. बात नहीं, उसको कंपेयर कर लेते हैं। पढ़ाने मत दियो तू, पहले प्रीवियस स्लाइड पे चला जा। अरे फ्लो की धज्जी उड़ा देता है बच्चा मेरी। हेलो कृतिका, राबिया, राबिया सॉरी, कृतिका तो नहीं थी। राबिया बेटा फॉर्म भरा तूने नीट का? राबिया सोच रहे ना बोलूंगी तो मैडम सोचेगी माइक खराब है मेरा। चलो आ जाओ भी, सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात कर ले इसकी। Yeah, ma'am. तुमको याद है फंगस का जर्नल कैरेक्टर जब मैं पढ़ रही थी, जब हमने जर्नल कैरेक्टर पढ़ा था पीछे, हम इस पेज पर आए थे, कहाँ गया वो पागल पेज, यहाँ पर हमने बात करी थी कि सेक्सुअल साइकिल कैसी होती है। पहले इसका जो सेल होता है उसमें होता क्या है, किसी को कुछ याद है, प्लाज्मोगेमी क्या थी? जो साइटोप्लाज्म का Fusion फ्यूजन of होगा वो cell. प्लाज्मोगेमी होगी. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसका फ्यूज हो रहा है, गैमीट का, जो भी जिसको हम गैमीट कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए है कुछ नहीं, फंगस का न्यूक्लियस ही है, उसी को गैमीट कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसका जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म की जगह ये वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल भी तो फ्यूज हो रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म की तरफ प्रोटोप्लाज्म याद रख लियो। तो प्लाज्मोगेमी होगी, फिर उसके बाद कैरियोगेमी होती थी, न्यूक्लियस फाइनली कंबाइन होते थे, और उसके बाद आराम से जाइगोट बनता था, फिर उसमें मियोसिस होती थी और स्पोर्स बन जाते थे। कुछ ऐसा पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद है? Yes, ma'am. Yes. ma'am. उस चीज को दोबारा याद लिया। देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, ये एक स्पोर है, ये मेरा एक फंगस है, फंगस 1, मेरा दूसरा फंगस है, ठीक है। एक फंगस का स्पोर ट्रेवल करके आके फ्यूज कर गया दूसरे फंगस के स्पोर के साथ, दिख रहा है तुमको यहाँ पे। तो इस केस में अभी क्या हुआ, ये पूरा एक सर्कल बन गया, एक पूरा सेल बन गया बेसिकली, दिस इज अ सेल जिसके अंदर तुमको क्या दिख रहे हैं, 2 न्यूक्लियस, करेक्ट। तो मैंने देखा कि एक सेल उड़ के आया, गैमीट ही कहेंगे हम उसको, और वो दूसरे फंगस के ऊपर जो स्पोर पड़ा था उसके साथ फ्यूज हो गया, तो इसने प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर दिया, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, Plasmogamy. Plasmogamy. हाँ। तो ये ट्रेवल करने की वजह से प्लाज्मोगेमी हो गई है, ठीक है। और इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, ठीक है। डाइकैरियन मतलब डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो डाइकैरियन अगर वो तुमसे पूछे, डाइकैरियन फेज इज अ फेज जब प्लाज्मोगेमी हो गई है पर कैरियोगेमी नहीं हुई है, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुई है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया ये क्या हुआ यहाँ पे? एक फंगस था, उसकी हाइफी के ऊपर स्पोर लगे थे, दूसरे फंगस की हाइफी के ऊपर भी स्पोर लगे थे, तो इसने अपने स्पोर यहीं रखे, ठीक है। तो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका स्पोर डिटैच हुआ, ट्रेवल करके यहाँ आया और इसके साथ आके फ्यूज हो गया, ठीक है। अब तुम कैसे देखोगे, देखो इसे ध्यान से, सेकंड वाला फंगस उसके सरफेस के ऊपर तुमको कैसे दिख रहा है, ये देखो फ्यूज हो गया, ऐसे बन गया सब लेट्स से। तो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन अंदर जो न्यूक्लियस है वो अभी भी अलग अलग पड़े हैं। तो इस प्रोसेस को जहाँ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं, मैं कहूंगी कि यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो गई, ठीक है। और इस सेल को हम बुलाते हैं कि डाइकैरियन फेज है, जहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिखेंगे मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर। इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. Yes. बहुत ma'am. बढ़िया। अब देखो डाइकैरियन फेज के बाद फॉलो होगा कैरियोकाइनेसिस। अब देखो क्या लिखा है, कैरियोकाइनेसिस में फॉलो। देखो समटाइम क्या होता है कुछ फंगस में, स्पेशली दिस इज एस्कोमाइसीड्स में, प्लाज्मोगेमी हो जाती है और सालों तक, 100 हजार सालों तक प्लाज्मोगेमी स्टेज में रहता है ये कैरियोकाइनेसिस की तरफ जाता ही नहीं है। तो ये फंगस के ऊपर है कि उसको कब लगता है कैरियोकाइनेसिस में एंटर करना है या नहीं, वो उसके अंदर का मैटर है, बट इट इज पॉसिबल
कि प्लाज्मोगेमी हो जाए लेकिन कैरियोकाइनेसिस 100 सालों तक ना हो। ओके, तो प्लाज्मोगेमी में भी कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करे। अगर वो फॉलो करती है तो क्या होगा? अगर वो फॉलो करेगी देन यू विल सी कि न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाएगी। तो देखो, एक न्यूक्लियस के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब वो फ्यूज हो गए तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 2n। 2n। लेकिन फंगस की मेन बॉडी तो n होती है, यानी कि मुझे स्पोर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दिस इज अ जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर क्या प्रोसेस करूँ कि 2n से n बन जाए? Meiosis. मियोसिस 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब ऐसे ही तुमको ये एक जाइगोट मिलेगा विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले न्यूक्लियस। ठीक है, अब एस्कोमाइसीट की खास बात क्या है? मैंने क्या बोला था? एस्कस मतलब सैक ना। तो ये पता है क्या करते हैं? इस चीज को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तुम्हें इतनी बात समझ आई क्या हुआ अभी तक? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. यहां तक बना लिया? सबने बना लिया? क्योंकि अब डायग्राम मॉडिफाई होगा। Yeah, ma'am. ठीक है, ये वाला पार्ट मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ना बीच में आ रहा है ना तो कंफ्यूजन करेगा ही। अब देख, इस वाले पेज पे देखो, जैसे यहाँ पर एक स्पोर आके फ्यूज हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ पर एक स्पोर नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे पड़े होंगे और सबके अंदर सेम प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही बड़े होंगे। इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस तुमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो 2n दिख रहा है, यहाँ पे और भी जाइगोट है जिनके अंदर 2n स्टेज दिखाई देगी। तो एक हाइफी के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे जाइगोट अरेंज होते हैं इन्हें सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको एस्कोमाइसीट्स कहते हैं। ये बात समझ आई? तो ये है हाइफी। मैं अगर फंगस यहाँ बनाऊं, ध्यान से देखना, कोशिश करना समझने की, ना समझ आए तो कोई बात नहीं। ये हाइफी थी, हाइफी के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो जाइगोट बने हैं ना, ये ऐसे अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, इसलिए इसको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। देखो, हर एक के अंदर कुछ नहीं है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल ही है। तो ये भी एक जाइगोट है आफ्टर मियोसिस, ये भी एक जाइगोट है, ये भी एक जाइगोट है। इट्स जस्ट दैट हम जब पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ एक पढ़ा था, लेकिन होते यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन्हें सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. बच्चों, बाकियों को समझ आई या नहीं? नहीं है समझ तो बताओ। Got it, ma'am. गॉट इट? अच्छा, ये कौन सी आवाज थी? अच्छा, अभी आ गया तू? फॉर्म भरा तूने साहिल? No, ma'am. कब भरेगा? ये डेट बता दे, उसी दिन पूछूं मैं तुझसे। मैम कल शाम या फिर संडे को। संडे को ही पूछूंगी मैं, तूने भरेगा कल शाम को, पता चल गया मुझे। तो बेटा अब इसके नाम है। ठीक है, ये जो सैक है इसको क्या बुलाएंगे? एस्को, मेरे को स्पेलिंग का डाउट है वैसे, एस्को काप। इसके अंदर जो स्पोर्स पड़े हैं उनको क्या बुलाएंगे? इंटेलिजेंट बच्ची। और ये जो पूरा जाइगोट है इसका नाम है भाई, इसको हम बुलाते हैं एस्कस। ये व्हाइट का स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, इसको बुलाते हैं एस्कस। नेमिंग से ही कर लेना, नेमिंग फंसाती है क्योंकि नेमिंग ही जाहिल किस्म की है। अब ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, इनमें माइटोसिस होती रहेगी और ये फंगस बॉडी को जन्म दे देंगे क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही तो है इनके पास। क्लियर हुआ कैसे बना ये? Yeah, ma'am. डायग्राम बना लो भाई, बहुत काम आएगा। दैट्स इट। चलो भाई आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, थोड़ी ज्यादा समझ आएगी। कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, समझ गए हम, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रियरली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट इसी के अंदर आता है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, डेड पे भी फीड करते हैं और लिविंग पे भी फीड करते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, मतलब फीसिस पे भी मिल जाएंगे। ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं, हमने साइड में डायग्राम बना लिया था। इनके पास असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोनिडिया, हमने अभी अभी बनाया कोनिडियास, ये ऊपर। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, तो एक्सोजीनियस को अंडरलाइन करो, एक्सोजीनियसली ऑन ए स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो जिनके ऊपर ये बने हैं, जिस माइसीलियम पे बने हैं वो कोनिडियोफोर,
बाहर की तरफ बने माइसीलियम से, सो एक्सोजीनस। यही लाइन से क्वेश्चन बनता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जब कोनिडिया जर्मिनेट कर माइसीलियम बनाएगा पूरा और उसके बाद फंगस बनेगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सो बेटा जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो एस्कोस्पोर्स है, क्योंकि एस्कस वर्ड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ा है इसके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एसेक्सुअल स्पोर क्या है या सेक्सुअल स्पोर्स क्या है। तो चाहो तो कहीं लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट है क्योंकि जब एक साथ आएगा तो याद नहीं आएगा। तो इसके सेक्स स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स इवन सबके लिख लो। एसेक्सुअल है इसके कोनिडिया और सेक्सुअल स्पोर्स है इसके एस्कोस्पोर्स। साइड में लिख लो। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्की और एस्कस। तो एंडोजीनियसली तो बने ना ये, बाकी के सारे माइटोसिस और मियोसिस करके बन रहे हैं, तो ये एंडोजीनियसली होएगा। अब ये इन दोनों में कंपैरिजन आ जाएगा, एक्सोजीनस और एंडोजीनस का। तो एस्कोमाइसीट से कंपैरेटिव क्वेश्चन बन सकता है आराम से। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। तो जो अरेंजमेंट थी वो एस्कोकार्प थी। सम एग्जाम्पल, अब जो एग्जाम्पल है उससे क्वेश्चन बनता है एस्परजिलस। तो एस्परजिलस में पूछ लेंगे वो तुमसे कि ब्रांच्ड है या सेप्टेट है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ना वो तुमसे एग्जाम्पल से पूछेंगे, वो एस्कोमाइसीट नहीं पूछेंगे कि ब्रांच या एसेप्टेट है, वो एग्जाम्पल से पूछेंगे। तो एस्कोमाइसीट में एस्परजिलस तुम्हें ए से याद रह जाएगा। क्लेविसिप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे बहुत रिसर्च होती है, और जब भी तुम क्लेविसिप कैसे कराओ, देखो एस्परजिलस तो तुम्हें एस्कोमाइसीट से याद हो जाएगा ए से। न्यूरोस्पोरा पे बहुत रिसर्च होती है, और एस्कोमाइसीट पे ही हमने पढ़ा है कि एंटीबायोटिक बनाने वाला जो फंगस है वो एस्कोमाइसीट है, और ब्रेड और बियर बनाने का जो फंगस है वो भी एस्कोमाइसीट है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो याद रख लेना। न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस जो रिसर्च में बहुत यूज होता है, अभी भी यूज होता है, तो वो भी एस्कोमाइसीट में आएगा। इवन क्लेविसिप भी बहुत यूज होता है रिसर्च में, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। अब तुम्हें ये पता नहीं होगा, बट आई होप तुम कर सकते हो, आई बिलीव इन यू। मुझे क्लेविसिप का याद नहीं आ रहा यार, क्या होता है वो लैब में जिससे याद करते हैं। पर ये 3 एग्जाम्पल है, अंडरलाइन कर लो। ये एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछेंगे कि न्यूरोस्पोरा के बताओ एसेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलते हैं। उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि क्या पूछ लिया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने दे रखा है ये। Now it is mentioned neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many member like morels and truffles are edible and considered delicacies. Example नीचे भी दिया है, morels और एक truffle. These are also fungi और ये delicacies होते हैं because they are edible. खाए जाते हैं ना, तो इसे खाने में यूज किया जाता है। ठीक है, डन डन की नहीं। Yeah, ma'am. चलो मशरूम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फंगस, फंगस से क्वेश्चन बनते होते हैं। बेसिडोमाइसीट्स कौन कौन से कर लिए हमने? Phycomycete और ज़ाइगोमाइसीट का कोई एग्जाम्पल था? कोई एग्जाम्पल था? Rhizops और एनसीईआरटी खोल के देख, एनसीईआरटी लेके बैठी है ना बेटा। राबिया बताया नहीं तूने? अच्छा राबिया बताया नहीं तूने, फॉर्म भरा या नहीं? बचेगी नहीं तू उस सवाल से। चलो आओ बेसिडोमाइसीट, इसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर। कॉमन इन नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसीट्स आर मशरूम्स। तो तुमको याद रह जाएगा, मशरूम जो घर पे खाते हो बेसिडोमाइसीट्स है, और कुछ मशरूम खाए नहीं जाते वो भी बेसिडोमाइसीट्स है। ठीक है, ब्रेक्ट फंजाई और पफ बॉल्स। पफ बॉल्स, ये 3 टाइप के नाम तुमको याद रहने चाहिए भाई। ये है तुम्हारे बेसिडोमाइसीट्स। एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे। They grow in soil, on logs and tree stump and in living plant bodies as parasite, rust and smuts. So basically तुमको हर जगह मिल ही जाते हैं। पेड़ों पे तो आराम से मशरूम लगे तुम्हें दिख जाएंगे, टूटा हुआ पेड़ है उस पे भी लिखेंगे। तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, मैंने बोला था। किसमें अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेट होता है, कौन से ग्रुप में? Phycomycete हाँ फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट का दूसरा नाम Zygomatic. जाइगोमाइसीट। यस, इसके अलावा बाकी सब में ब्रांच्ड एंड सेपरेट होगा। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। हो बहुत अच्छा, यानी एक चीज कम पढ़नी है। तो बेसिडोमाइसीट वो है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आ ही नहीं रहे। ये कह रहे हम इतने हाई फाई है मशरूम, मतलब ऐसे अमीरों का खाना माना जाता है ना, वेजिटेरियन के लिए वो एनिमल फैट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कहते हैं हम एसेक्सुअल स्पोर क्यों बनाए, हम बहुत एडवांस है। कह रहे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेंगे लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाएंगे, हमारी शान के खिलाफ है। तो बेसिडोमाइसीट्स एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनाते हैं, ये अलग फीचर है, तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट,
बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन कहते हैं, लेकिन सेक्सुअल पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। बॉडी का एक पार्ट फ्रेगमेंट बन के टूटा और उससे पूरी बॉडी जनरेट होगी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, जैसे पीछे बहुत अच्छे से प्रेजेंट थे। बस प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स ऑन जीनोटाइप, यानी कि दो फंगस लो, दो फंगस के सेल्स को फ्यूज कर दो, जब दो फंगस के सेल को तुम फ्यूज करोगे तो नया फंगस जनरेट होगा, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। पीछे पढ़ा था हमने, ये मैम। ये वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इसमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जैक्टली जो पीछे पढ़ा था ना ज़ैगोमाइसीट में, वो एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ बोली है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन ए बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अरे यार आगे दिया होना चाहिए, क्यों मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं। बस फॉर्म भर दिया। ये देखो मैंने, ये देखो मशरूम है, ये बना लिए हम सबके। लैग आ रही है। बढ़िया था लेकिन लैग कहाँ से आ गया। हमारे अब आ रही है। ऑडिबल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता नहीं क्या ड्रामा यार, कल भी हुआ था ना ये, आज देखती हूँ। ठीक है। सो हम मशरूम दिख रहा है सबको, लाल कलर का मशरूम। अरे क्या डरावना मशरूम बनाया मैंने, पागल थी क्या मैं उस टाइम लाल कलर का। देखो भाई
बहुत ही प्यार से बड़ी प्यारी बात बताने वाली हूँ। ये एक फंगस की हाइफी क्यों लिख रहा हूँ मैं, फंगस लिखती हूँ। देखो, ये है एक फंगस, ये है दूसरा फंगस। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी हाइफी से किसी कर रहे हैं। ठीक है, एक फंगस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जहां पर ये प्लाज्मोगैमी करेंगे वहां पर दो दो न्यूक्लियस आ गए। देख रहे हो तुम, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, फिर इस लेयर है। इसको बड़ा करके दिखा दूं, ऐसे बनाइए, दिख रहा है? तो यहाँ पर होगी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी अभी हुई नहीं है। इतनी बात समझ आई? ये प्रोसेस हमने पीछे भी पढ़ा था, राइट? सेम चीज यहाँ पर हुई है इन द केस ऑफ मशरूम्स। ठीक है, सो दो न्यूक्लियस अनफ्यूज है यहाँ पर, ये डाइकार्योन स्टेज है, और ये तुमको दिखाई देगी इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो स्ट्रक्चर बना है ना, बेसिकली ये वाला जो प्लाज्मोगैमी से बना है, ये आगे क्या करेगा? ये आगे अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बनाएगा विच इज नोन एज बेसिडियोकार्प। तो सारा प्लाज्मा इसका ऐसे फैल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, और ये बेसिडियोकार्प बनाएगा। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये मशरूम का, इसको खाते हैं हम, इसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, अब कभी मशरूम को उल्टा करके देखा है? यहाँ पे उसके गिल्स लगे होते हैं, ध्यान दिया कभी किसी ने? Yes, ma'am. अब यहाँ पे लगे होते हैं स्पेशल सेल जिसे कहते हैं बेसिडियम। इसको ना बहुत किसी एक्स्ट्रा बुक से जाके पढ़ने मत बैठ जाना, एक तो दिमाग तो खराब होगा ही होगा, ऊपर से इतना डीप क्वेश्चन आना नहीं है। जितना करा रहे एनसीईआरटी उतना बहुत है। ठीक है, तो फंगस को बहुत डिटेल में पढ़ने मत जाना, फायदा कुछ नहीं होगा। जितना एनसीईआरटी में उतनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज सफिशिएंट। उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो ध्यान से सुनो कि ये क्या हुआ, ये जो प्लाज्मोगेमी वाला स्ट्रक्चर बना, इसने बेसिडियोकार्प बना दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला बना दिया जिसको हम खाते हैं। उसको उल्टा करके देखेंगे तो नीचे गिल्स होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं अगर हाथ लगाओ तो। ठीक है, उसको हम बुलाते हैं बेसिडियम। बेसिडियम को देखो अंदर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो यहाँ पर तुमको मिलेंगे ये वाले सेल्स, क्योंकि बहुत सारी सेल डिवीजन यहाँ हो चुकी होगी माइटोसिस के बाद। ये सब कुछ माइटोसिस के बाद ही तो बना है, नहीं तो कैसे बनेगा? तो ये फंगस माइटोसिस के बाद बना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, इतना क्लियर? अब ये Yes, जो ma'am. मैम इसकी बेसिडियम तुमको दिख रही है, इसके अंदर तुमको दो दो बोल 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 बोल। प्लॉइडी 2n होगी या फिर n रहेगी? I mean जब अभी तक बेसिडियो कार्ब बना तो उसकी n plus n हुई ना, बेसिडियो कार्ब की तो n plus n होगी। हाँ, n+1 होगी। 2n तो नहीं बोल उसकी सकती क्योंकि उनमें नहीं, अभी तक फ्यूजन नहीं हुई ना, n+n ही 2n हो बोलेगा। जाएगी इसकी कि नहीं? नहीं, अभी तक n ही बोल, n n+n ही बोलेगा। ठीक है, क्यों मैम? ठीक है, आजा। अब प्लाज्मोगैमी के बाद अब होगी कैरियोगैमी या फिर कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी यहाँ पे। ठीक है, अब होगी न्यूक्लियस की फ्यूजन, तो अब तो इसे बोलेगा 2n। जैसे ही 2n होगा उसमें मियोसिस हो जाएगी। तो समझ रहे हो, अगर मशरूम तुमने नहीं खाया तो वो ऐसे बैठा नहीं होता, उसके गिल में पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो पूरा का पूरा तो नॉर्मली बैठा है n+n, लेकिन उसके नीचे गिल्स के पास n+n 2n बनता है, और 2n के बाद वो मियोसिस में चला जाता है। मियोसिस में जाने के बाद अब देखो, ये जो मशरूम था इस तरीके से पीछे कैसे बनाया है, ऐसे ही बनाते हैं इनको। ओए रेड कलर का बनाएंगे, रेडी बनाया था ना, ऐसे बनाया। नहीं बन पाएगा मुझसे। लेट्स अज्यूम ऐसे ही कुछ है। ठीक है बेटे, तो मशरूम नीचे बैठे बैठे काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो इसका बेसिडियो काप था हमारे पास, बेसिडियो काप में क्या हुआ, यहाँ पे उसने उसके बाहर की तरफ ऐसे स्पोर बनाने स्टार्ट कर दिए। ये बाहर की तरफ स्पोर, बेटा ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब तुम पेड़ के पास बैठ के मशरूम को देख के उसके नीचे झुक के देखने मत लग जाना। मुश्किल है तुमको ऐसा कुछ दिखाई देगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना। लेकिन इमेजिन कर लेना कि वहां पे उसके गिल्स के पास क्या हो रहा होगा, बेसिडियोस्पोर्स बन रहे होंगे अगर तुम सही टाइम पे जाओगे तो। बेसिडियोस्पोर्स मियोसिस के बाद बने। प्लॉइडी क्या होगी इन सेल्स की? n ये बेसिडियोस्पोर्स बने। अब जैसे ही अच्छी कंडीशन आएगी, या फिर मान लो ये मशरूम मर गया, या फिर बहुत तूफान उफून आया, तो ये क्या होंगे, स्पोर्स वहां से टूटेंगे और हवा में उड़ जाएंगे। अब ये जहां जाके सेटल होंगे वहां पे मशरूम ग्रो कर देंगे। तो ये रिप्रोडक्शन है ना, इसका पर्पस यही था। देखो फंगस का पर्पस यही है कि वो स्पोर्स बनाए, चाहे वो सेक्सुअल तरीके से बनाए या असेक्सुअल तरीके से बनाए, वो बस स्पोर बनाना चाहता है ताकि वो इधर उधर स्प्रेड होकर उसकी पॉपुलेशन फैला सके। तो मशरूम भी जब पेड़ के ऊपर लग रहा होता है ना, अगर उसको नहीं भी तोड़ा जा रहा,
उसके नीचे गिल्स के ऊपर ही पूरा प्रोसेस चल रहा है ताकि वो सेक्सुअली स्पोर्स बना सके और वो चारों तरफ फैल सके। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और बेस पे बन रहा है तो बेसिडियोस्पोर ऐसे याद रख सकते हो। इतना समझ आया? यो मैम। कुछ तो समझ आया होगा। चलो मैं मान लेती सारा नहीं आया, लेकिन कुछ तो समझ आया होगा। अब आओ एक बार इसको रीड करते हैं, देखो कितना समझ आता है। अब रीड करके पता चलेगा। कभी भी कुछ लगे ना समझ आ गया नहीं, एक बार जरा एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। अगर एनसीईआरटी ज्यादा सेंस बना रही है ना अब तुम्हें, दैट मीन्स तुमने जिससे भी पढ़ा तुम्हें समझ आ गया। सेकेंडली क्वेश्चन लगा के देखा करो, अगर क्वेश्चन लग जाए दैट मीन्स तुम्हें समझ भी आया और तुम्हें अप्लाई करना भी आया। एंट्रेंस के लिए तुम्हें समझना भी है और अप्लाई करना भी सीखना है, दोनों चीजें सही है। अगर दोनों होगी तभी एंट्रेंस क्रैक होता है। तो ये खुद से एनालाइज किया करो, ठीक है। सबका समझ नहीं आता, ये भी सच है। Commonly known form of Basidiomycetes are mushroom, bract fungi and puffball। पहला नीट का क्वेश्चन यहाँ से सीधा डायरेक्ट आता है। PYQ लगाओ तुम्हें दिखेगा, और एक्चुअल में PYQ लगा के देखा करो। मैं सच बोल रही हूँ झूठ क्या पता, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। दे ग्रो इन सॉइल, ये पेड़ के ऐसे लॉक्स पे भी दिख जाएगा, ट्री स्टम्प पे भी दिख जाएगा, प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट की तरह भी दिख जाएंगे, रस्ट एंड मस्ट। ठीक है, स्मट सॉरी। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही है कंपैरिजन में। असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। बेटा असेक्सुअल स्पोर तो पढ़ने नहीं थे मशरूम में। मशरूम कह रहा है हाई फाई है। सेक्सुअल स्पोर बनाएंगे या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ओनली। सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन गिल के पास कुछ होता है, तो क्या होता है वो बात करेंगे। प्लाज्मोगैमी इज बॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। यानी कि दो डिफरेंट फंगस लो, उनके ये सोमैटिक सेल्स हैं, उनको फ्यूज कराओ और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इससे सॉरी प्लाज्मोगैमी हो जाएगी जो हमने करी थी। प्लाज्मोगैमी साइटोप्लाज्म फ्यूज कर दिया। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। तो ये जो रिजल्टेंट रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये डाइकैरियोन है। डाइकैरियोटिक मतलब इसमें दो न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ इसका, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो घूम फिर के वो क्या बन जाता है? बेसिडियम। बेसिडियम बना लिया था हमने यहाँ पर। Karyogamy and meiosis take place in the basidium producing 4 basidiospores। उसके बाद कैरियर समय के साथ आपको कैरियोगेमी होती दिखाई देगी, और कैरियोगेमी होने के बाद आपको बेसिडियोस्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे जो मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, तो कैरियोगेमी होगी, फिर उसमें मियोसिस होगी, फिर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगी। यही लाइन उन्होंने डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पर। तो पहले कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होती है, और थर्ड में आपके पास बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये बात समझ आई? हो तो नहीं गए? नो मैम, गॉट इट। The Basidiosporer exogenously produced in Basidium। बेटा बेसिडियम में बाहर की तरफ बने हैं वो, ठीक है, लेकिन देखने में मत लगना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, शायद ना दिखे। Some common members are Agaricus mushroom, Ostylagos smut। इस पे क्वेश्चन आता है, ये इनको बहुत पसंद है। एम्पोसिनिया रस्ट फंगस, रस्ट कॉज करता है। तो देखो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या बता दिया, ऊपर बताया था ना इन्होंने कि जो प्लांट है, लेट्स से दिस इज प्लांट, ब्लू कलर का पत्ता है, मेरे को क्या हुआ है, मेरे को वायरल हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर प्लांट है ये। प्लांट के ऊपर एक फंगस लगता है एज अ पैरासाइट, तो जो स्मट कॉज करता है दैट इज अस्टिलेगो। ये अस्टिलेगो ने स्मट कर दिया। यही दिया था ना ऊपर, कहाँ दिया, ये देखो स्मट, और रस्ट वाला भी इसने नीचे दे दिया, पसीनिया, पसीने पसीने हो गया प्लांट। इट इज ऑल्सो फंगस जो प्लांट में क्या करता है, रस्ट। ठीक है, तो वो तुमसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा फंगस कौन सी डिजीज करता है, फिर तुम बोलोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया नहीं, ये तो प्लांट की है ना इसलिए नहीं पढ़ाया। निकल गया क्वेश्चन, समझ आया कहाँ से आएगा क्वेश्चन? ये मैम। ठीक है, कोई लड़ने बताना मुझसे भैया, खत्म होने वाला फंगस। टेट्रोमाइसीट्स। देखो ये कहते हैं कि अगर हमें किसी में सेक्सुअल फेज नहीं पता चला, किस जैसे हम ऐसे रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, रास्ते में हमको एक फंगस मिला, हमने उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन उसकी सेक्सुअल फेज नहीं पता। सेक्सुअल फेज जानने के लिए उस फंगस को इतने सारे सीजन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मान लो मुझको अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है फंगस है, अब मुझे पता नहीं किस ग्रुप में डालूं। तो कह रहे हैं कायदे से फंगस के है तो 3 ही ग्रुप, एक जी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला।
कहते हैं अभी मुझे पता नहीं है सेक्सुअल फेज कौन सा है, तो जब तक तुमको सेक्सुअल फेज ना पता चले फंगस का, उसको कोने में रख दो, ठीक है। तो कोने में उसको किस ग्रुप में डालो, डेट्रोमाइसीड। तो डेट्रोमाइसीड इज अ ग्रुप जहां पर जिस फंगस के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है उसको फेंक देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? तो अबे हाँ ना नहीं कुछ नहीं बोलोगे। Yes, ma'am. Got it. तो ऐसे वाले फंगस जो इसमें पड़े हैं, उन बेचारों की अभी पहचान पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए हम उनको इनपरफेक्ट फंगस बोल देते हैं। लेकिन वो इनपरफेक्ट नहीं होते, बस उनकी रिसर्च चल रही है। जैसे ही पता चलेगा ना उनका कैसा सेक्सुअल फेज है, उसको उसी हिसाब से शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। तो कोई भी फंगस है, वही हम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, हमें एक फंगस मिली, हमें पता चल गया इसका सेक्सुअल फेज कैसा है, हमें पता चला वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हमने कहा हाँ ये तो फंगस है, लेकिन ये नहीं पता चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तब तक हमने इसको डिट्रोमाइसीड्स में रख दिया, किसको यहाँ रखते हैं। अभी मैं इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलूंगी, लेकिन जैसे मुझे सेक्सुअल फेज पता चलेगा मैं इसको शिफ्ट भी कर दूंगी। सो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगस आर वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, तो इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर हुई ये बात? नहीं, नाउ but it is also possible that the asexual and vegetative stage has been given one name or plays under Detromycetes and sexual stage another, plays in another class. ऐसा भी हो सकता है। Later when the linkage are established, the fungi correctly identify and move out of the Detromycetes. Okay, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कह रहे, सिंपली बोल रहे हैं स्टेजेस हो सकता है सही से डिक्लेयर ना हो रखी हो, तो जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा ना affected stage of Detromycetes covered, they were often moved to Achomycetes or Bacillomycetes. आवाज आ रही है? ऑडिबल? Yo, ma'am. जैसे सेक्सुअल फेज पता चलेगी ना, इसको इन दोनों ग्रुप में से किसी में डाल दिया जाएगा। The Detromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia, ठीक है। तब तक के लिए हमें इतना तो पता है कि जो डेट्रोमाइसीड्स है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं asexual spores से, which is known as conidia। ये conidia फॉलो कर रहे हैं। conidia और किस में पढ़ा था तुमने asexual spore? Ascomycetes. Yes, इसमें ये चीज कॉमन है। The mycelium is septate and branch, बेटा इसमें भी septate and branch है। Some member of are saprophytic और parasitic, while other large of them are decomposer and mineral मदद करते हैं। होते हैं ना डेड ऑर्गेनिक को तोड़ते हैं, मिट्टी में घोल देते हैं, फिर वो मिनरल मिट्टी में घुल जाते हैं, प्लांट उसको ले लेते हैं। याद है कभी कहीं पढ़ा था डिकम्पोजिशन का प्रोसेस 1 करोड़ साल पहले? Ecology. Yes, याद है? ma'am. कौन सा चैप्टर था? Ecosystem. इकोसिस्टम में था। कितने स्टेप का प्रोसेस था? 4 नंबर क्वेश्चन है उससे, नहीं था 4. लास्ट ईयर। 4 स्टेप क्या थे? पहला तुम्हें पता था ना ये क्वेश्चन आने वाले अब। एफ से स्टार्ट होता है, Fragmentation, leaching, फिर catabolism, फिर mineralization. ये क्वेश्चन किस पे आया था? चलिए तो क्वेश्चन थोड़ी याद होगा। लीचिंग के ऊपर आया था, हो सकता है गलत हूँ। नहीं ठीक है, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आया था इस पे तो बन सकता है, इस पे दोबारा पूछ। ठीक है, तो मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। मैंने और किसी में मिनरल साइक्लिंग नहीं बोला ना, यहाँ पर वर्ड मेंशन हुआ है ना, यानी नीट इसे इंपॉर्टेंस देती है, तो तुम भी इंपॉर्टेंस दोगे। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करते, एनसीईआरटी मैटर करते हैं। सम एग्जांपल आर अल्टरनेरिया, गैलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, सीएटी कैट, मैं कौन कुछ तो था कैट, क्योंकि कैट को भी अपन डब्बे में डाल के रखते हैं जब वो छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते तो ताप जाती है उसमें से, ठीक है। तो बिल्ली से याद कर सकते हो तुम। ट्राइकोडर्मा सुना सुना लग रहा है? Yes, ma'am. हाँ, सुना था। Trichoderma poriform हाँ, cyclosporium. क्या करता है ये? Immunosuppressor है. इम्यूनो सप्रेसर है, इससे केमिकल निकलने वाला इम्यूनो सप्रेसर है कि क्या है?
साइक्लोस्पोरिन केमिकल वो निकलता है ना। इम्यूनोसप्रेसिव यस, ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन निकलता है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज होता है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, हमारे काम में आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं पे लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण। इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई निकलती है इससे, तो ऐसे डब्बे में रखा है, हल्के में मत ले लेना। आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं ब्यूटीफुल डायग्राम, समझ रहे हो तुम। मकर मकर संक्रांति, एस्पेरजुलस, एगैरिकस। एगैरिकस तो मशरूम ही हो गया नॉर्मली, ये गिल्स है इसके। बहुत बढ़िया बात बता दी मैंने जैसे। आओ भाई, वायरस कर दे। वो हमेशा से एक वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है ना, क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, बताओ भाई। वो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बता दो। no living outside the host. नेदर लिविंग नॉन लिविंग, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, फिर क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको। सो आउटसाइड होस्ट क्या होता है, No living. यानी कि अभी नॉन लिविंग होगा जो मेरे आसपास होगा, लेकिन ये जो कमबख्त मेरे अंदर चला गया है, इनसाइड होस्ट ही क्या हो चुका है, लिविंग। कमबख्त जी रहा है मेरे अंदर, मेरी सेल को खा खा के, बेड़ा घर को इसका। ओहो हो, ऐसा क्या होगा भाई, आउटसाइड नॉन लिविंग, अंदर लिविंग हो गया। मेरे अंदर कौन सी दावत चल रही थी जो उसके मजे हो गए, जिंदा कर दिया मैंने, मेरे पास इतनी ताकत है, वायरस जिंदा कर दिया मैंने। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, बाहर नॉन लिविंग बोला, अंदर लिविंग बोला, मैम रीजन सेल बताओ। की उसको यूज कर रहा है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। खुद के रेप्लिकेट करने के लिए, इसका केमिकल रिएक्शन है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब भी वो सेल के बाहर होता है ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तो उसमें नो मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, आहा लिविंग वर्ड रिवाइज करेंगे। बताओ भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, बताइए बताइए। खबरदार जिसने कॉपी खोली पीछे जाके, याद करने की कोशिश करो। बताओ भाई, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग क्या होता है, जो लिविंग में मिलेगा, नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन होते हैं एक सेल में। हाँ, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। ओके, बेसिकली ये है ना, जो भी वायरस बाहर होता है ना बॉडी, चल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता रही मैं ये देख, जब भी एक वायरस बाहर होता है ना बॉडी के, वो सेल से तो बना नहीं है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो एप्लीकेबल नहीं है उस भाई में। ठीक है, वायरस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना हम, हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं। तो वायरस आउट ऑफ द बॉडी, जब वो बाहर है बॉडी में ना, उसमें सेल तो उसमें क्या है, अंदर हो बाहर हो, सेल से नहीं बना है वो। कॉन्शियसनेस उसमें कुछ नहीं होती है, मस्त मोला है वो। ठीक है, बेसिकली उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, इसलिए हम उसको एक्चुअली डेड कंसीडर करते हैं। जब वो बॉडी के अंदर जाता है, एक तुम्हारे सेल में घुस जाता है, ठीक है, हम कहते हैं चलो सेल का पार्ट हो गया, उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया ना उस सेल के अंदर, दैट इज वाई वायरस इज कंसिडर लिविंग। तो हमें बोल तो रहते हैं होस्ट के अंदर क्या है, बेसिकली उसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया उस बावली के अंदर, इस वजह से वो मेरी बॉडी के अंदर अब लिविंग कहलाएगा। क्लियर, इतनी बात बताने के बारे में समझ आ गई। अच्छा, यो मैम, थोड़ा सा पढ़ ले इसको, वायरस दिया गया इन्होंने, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये बहुत कम है, देखते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर कौन सी ईयर में दी थी, 1969. 1969। There is no mention of lichens in some acellular organism like virus, viroids and prions। देखो, जो सेल से नहीं बने हैं वो है वायरसेस, वायरोइड्स भी सेल से नहीं बने हैं और प्रायोन्स भी सेल से नहीं बने हैं। वायरसेस, वायरस एंड वायरोइड के बीच में कंपैरिजन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन आ सकते हैं, तो ये जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर वायरस पढ़ोगे तो वायरोइड और प्रायोन साथ में पढ़ लेना, लाइकन्स भी यहाँ लिखा है, हम भी पढ़ लेंगे, हमारा दिल बड़ा है। ठीक है, वायरसेस तो तुमको पता चल गया, वायरसेस होता क्या है, इनके पास एक जेनेटिक मटीरियल होता है, मानते हो, जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, राइट। और इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, राइट, प्रोटीन कोट से घिरे हुए होते हैं ना, और इनके प्रोटीन कोट को क्या बुलाते हैं हम,
कैप्सिड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरोइड्स ये होते हैं नंगपुंगू, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। और जर्नली ये होते हैं, क्या होते हैं? जर्नली देखो, जर्नली कहाँ लिखूँ यार मैं, इतनी भारी वर्ग इंग्लिश कहाँ लिखूँ मैं? क्या लिखती हूँ मैं? क्या लिख रही हूँ? ठीक है, जनरली जो इनका जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, ये प्लांट को इफेक्ट करते हैं, तो जनरली आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा इनमें। ठीक है, और प्रायोन्स क्या होते हैं? तो ये जो वायरस कपड़े उतर गए ना, वो कपड़े प्रायोन्स के पास रह गए, बेसिकली रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ये। देखा जाए तो धोखा ही है, वायरस क्यों बोल रहे हैं हम इसको? प्रायोन्स अलग नाम है उनका। कोई भी प्रोटीन है, अगर तुमको बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा भी याद है तो तुमको पता है कि जब प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। वो सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कोई प्रोटीन ऐसे काम नहीं कर सकता। अब वो होगा मॉडिफाई, मेरा पेन मॉडिफाई नहीं होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन अब वो मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें बॉन्डिंग होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, जैसे तुम्हारे बालों में केराटिन है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, बढ़िया काम कर रहा है, नाखून में भी। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर आता है, हीमोग्लोबिन, क्वाटनरी स्ट्रक्चर आता है। तो प्रोटीन जब फोल्ड होते हैं ना, तभी वो कोई काम कर सकते हैं, सीधे साधे काम नहीं होते। तुम सीधे साधे हो, जिंदगी नहीं चलती है, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। प्रोटीन का भी वही लॉजिक है। तो जब वो फोल्डिंग गलत तरीके से हो जाए तो बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। तो प्रायोन्स कुछ नहीं होते, रॉन्गली फोल्डेड और मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। बात समझ आई? यस मैम। लाइक क्या होता है ये तो पता है, बताओ। एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब ये सब के सब, हाँ मैं वही बोलूँ, लाइकन्स को क्यों बोल रहा है ये सेलुलर? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा, डर गई थी मैं 2 मिनट के लिए, क्या? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे वायरसेस, क्योंकि वो सेल से नहीं बने। वायरोइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, कोई सेल नहीं है। प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन की मिसफोल्डिंग है, मतलब अमीनो एसिड टेढ़े मेढ़े से पड़े हैं, लेकिन कोई भी सेल नहीं है वो। तो ये तीनों ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये नीट का क्वेश्चन है 4 नंबर का। ए सेलुलर मतलब नॉट अ सेल, ठीक है, लिख लेना, नॉट अ सेल। एंड एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। पता है ना ये बात? यस। अभी ब्रीफली यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, ब्रीफली पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड and flu know what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with other condition. yes, हमें पता है बहुत बुरा इफेक्ट होता है। Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have cell structure, अगर हम समझते हैं living वो है जो एटलीस्ट एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो वायरसेस लिविंग नहीं कहलाते। इसलिए किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको कोई जगह ही नहीं दी, इसलिए इसने कहा दुनिया में तबाही मचा दूंगा तुमने मुझे क्लासिफिकेशन में हक कैसे नहीं दिया। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल के बाहर है, एक तो वायरस को ऐसा ढूंढना आसान नहीं है। आप लिविंग सेल लेते हो, फिर लिविंग सेल को आप प्रोसेस करते हो, उसके अंदर से अगर वायरस बाहर निकालोगे ना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा, क्रिस्टल बन जाएंगे उसके, जैसे तुम केमिस्ट्री लैब में तुमने कभी ना कभी बनाए होंगे। कोई भी लिविंग सेल कभी क्रिस्टल नहीं बनाता, ये सिर्फ वायरस या कोई प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, ये सब चीजें क्रिस्टल बना सकते हैं। तो वायरस को आप एक इनर्ट से, इनर्ट मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में निकाल सकते हो लिविंग सेल्स के अंदर से। ठीक है, ऐसे ही ऑब्टेन होते हैं। ओके, समझ गए? मैम क्रिस्टलाइन वर्ड इसके साथ है। कहाँ कहाँ से क्या क्या याद आ जाता है मुझे। अरे यार, वो एंटीबॉडी जो थी, वो एंटीबॉडी थी ना, ऐसे कैसी शेप की थी? क्या फॉर्मूला था एंटीबॉडी का, जनरल फॉर्मूला? कितनी हैवी चेन, कितनी लाइट चेन? H2L2 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 ऐसी बनता है, मैम। करेक्ट है? नो ये मैम, लोग बाहर कौन नहीं। ओ इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम सारे ध्यान से कैसे पढ़ रहे हो घंटे से? मेरे माया जाल में ही गिर रहे हो। ठीक है यार, ये गलत बात है, इतना ध्यान से पढ़ोगे तो मजे कैसे लूंगी तुम्हारे?
हाँ भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये गलत है, मेरे को पसंद नहीं है क्लास। ऐसे कैसे? डॉक्टर बनना है ठीक है, टीचर को एंटरटेन नहीं करोगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड पूछना क्या था मैंने? हाँ, इसको जब ऐसे प्रोसेस करते हैं तो ये दो हिस्सों में जनरली टूट जाता है। इस वाले फ्रेगमेंट को किस नाम से बुलाते हैं? वेरी वीर बहादुर क्या? क्या बोला तूने? मैं वेरिएबल साइड बोला। अच्छा, मुझे तो वीर बहादुर। अरे यार। अ, हाँ, स्टैनली ने किसलैन किया था साइल वायरस। यस, एस नाम के लोग होते कमाल है, साहिल, साकी, स्टैनली। एक एफ नाम से वर्ड था, नालायक हो। एफ के पैरों में कुछ लिखते हैं, क्या था? क्या? अरे तेरी आवाज ना रोबोट की तरह आ रही है। मुझे टेस्ला ने हाईजैक तो नहीं कर लिया? इट इज तारीफ और बेइज्जती बेटा, इट्स अ तारीफ। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इट्स अ तारीफ, ऑलवेज तारीफ। हाँ भाई, एफ एंटीबॉडी बाइंडिंग, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं ना इसको। Yes, ma'am. अबे कुछ, हाँ, तो ए भी बोलते थे, और नीचे वाले को क्या बोलते थे? एफ C. सी, Crystalline. क्रिस्टलाइन। तो ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ही तो होता है, इतनी कहानी मैंने क्यों बताई? ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऊपर वाला फ्रेगमेंट हम एफ ए बी बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, लेकिन नीचे वाले को क्रिस्टलाइन बोलते हैं क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। तो ये मैं उससे तुम्हें रिलेट करने की जबरदस्ती कोशिश कर रही थी, समझ आया? बता ही रहे हो तो बता दो, इस रीजन जहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है इसको क्या बुलाते हैं? पैराटॉप या एपिटॉप है? पैराटॉप। यस मैम। और Yes, एंटीजन ma'am. के ऊपर ये जो लगे होते हैं इसे क्या बुलाते हैं? एपिटॉप। बहुत प्यारा बच्चा है। करके बोल रहा है बेटा, वो जो कॉलम आता है फॉर्म भरते टाइम, आर यू रोबोट, तू तो टिक ही नहीं कर पाएगा उस पे। क्योंकि तू तो रोबोट ही लग रहा है हमें। आओ भाई। तो क्रिस, वैसे कोई लिंक नहीं था इस बात का इस क्वेश्चन से, मेरा मन किया था, मैंने सोचा जबरदस्ती रिवाइज कराऊं मुझे। नाउ, once they infect a cell, viruses, when they affect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। समझ रहे हो तुम? राज कर लेते हो उस जगह पे, अपनी ही पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हैं, किलिंग द होस्ट, अंत में उसे मार देते हैं। मैं अपने वाले वायरस को पहले मार दूंगी, मुझे नहीं मारने दूंगी। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? हमने कहना ही नहीं है कुछ, हम कुछ नहीं कहेंगे। वायरसेस मीन विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, इसे हम कहते हैं जहर। किसने कहा था ये वर्ड? वायरस वर्ड दिया था पाश्चर ने, Pastor ने. ठीक है। जुमरिटी एवनोस्की, एवनोस्की, ये व्हाट अ नेम, 3-4 सांसें लग जाए। जुमरिटी मित्रो एवनोस्की 1892, इन्होंने क्या किया? रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। सो इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस सबसे पहले ढूंढा था, ये थे वो। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria-proof filter। तो इवनॉस्की ने क्या किया? उन्होंने कहा पता करते हैं वायरस के बारे में, हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो प्लांट लिया उन्होंने, प्लांट का पत्ता नहीं बन रहा, इसको वायरस हुआ है, तो बैकोमोज़ैक वायरस ऐसे पैची से बन जाएंगे। इन्होंने क्या किया? कहते हैं उसका सैप निकाल लेते हैं, इसकी कुचुम्बर बना देते हैं, कुचुम्बर बना के इसका लिक्विड निकाल लिया हमने कुछ कुछ। इसने कहा मेरे को लगता है हो सकता है बैक्टीरिया हो, तब तक बैक्टीरिया तो डिस्कवर हो चुका था। उन्होंने कहा चलो बैक्टीरिया है, पता कैसे लगाएंगे? हम इस सैप को निकाल देते हैं एक फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर क्या है? फिल्टर पेपर वो है जिसके अंदर छेद तो है, लेकिन इतने छोटे छेद है कि उसमें से बैक्टीरिया भी पास ना हो पाए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें पास हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ होगी वो पास हो पाएगी। तो लेकिन जब उन्होंने नीचे के मीडियम में ऑब्जर्व किया, बेसिकली उससे उन्होंने नेक्स्ट प्लांट को इन्फेक्ट किया, तो अगले प्लांट को भी टोबैको मोज़ैक डिजीज होगी। तो उन्होंने कहा यार ये जो भी मटेरियल है ना, इसमें जो भी पॉजिटिव एजेंट है, लेट्स से ये रेड वाला पॉजिटिव एजेंट हमारा वायरस है, कि ये जो भी पॉजिटिव एजेंट है ना भाई, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से वो पास हो गया था। रुक जा भाई, रुक जा। बैक्टीरिया फिल्टर पेपर बता रही हूँ साहिल।
ठीक है, ये किया था किसने? इवानोस्की ने। किसने किया था? जैसे ही इवानोस्की। तुम स्पेलिंग से समझ ही सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने यहाँ की थी। अब इस लाइन को पढ़ो। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये चीज उन्होंने की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, इवानोस्की की। उसके बाद कौन आए? बेजेनिक। कौन बच्चा पढ़ेगा ऐसे? बेजेनिक। ठीक है, demonstrated that extract of the infected plant of tobacco could cause infection to healthy plant and named a new pathogen virus and called the fruit as Contagium vibrio. अब इससे आता है क्वेश्चन, ये देखो, ये लाइन किसने कही थी? कंटेजियस। इन्होंने कुछ नहीं किया यार, यही वाला जो पॉइंट वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। भाई अब आ रही है बस? यस मैम। इसने कहा कि ये जो लिक्विड है ना, जो अगर मैं टोबैको मोज़ेक वायरस वाले प्लांट का जो सैप है वो किसी और नॉर्मल प्लांट पे लगाओ ना, तो उसको भी डिजीज हो जाती है। तो जो लिक्विड है कॉन्टेजियस है, मतलब फैलता है, तो इसलिए इन्होंने ये टर्म दी। अब ये term फिर इन्होंने क्या किया? दे शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो उन्होंने कहा जो वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल जो होते हैं इसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है, क्योंकि वायरस के आसपास तो प्रोटीनेशियस कोट होती है। तो हमें पता चला वायरस क्रिस्टलाइन हो सकता है और इसके आसपास प्रोटीन होता होगा, मतलब इसमें प्रोटीन बहुत है। नो, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। तो होस्ट से बाहर जब बॉडी में है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनर्ट। ठीक है, नॉन लिविंग बेसिकली। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ये बताओ, ऑब्लिगेट का क्या मतलब है? कल ही कराया था। कि वो कोई चीज उनके लिए कंपल्सरी है। हाँ, तो वायरसेस तभी जी सकते हैं अगर उसको होस्ट मिले, नहीं तो वायरसेस तो नॉन लिविंग फॉर्म में, इनर्ट फॉर्म में घूमते रहेंगे ना। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दिस इज नीट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये मैम। अब देखो, अब देखो, वायरसेस के बारे में जो खास बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि वायरसेस किसको इफेक्ट कर सकते हैं? बैक्टीरिया। एक सेकंड रुकना।